वालेकुम 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। देखिए लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने अनस्टेबल और स्टेबल न्यूक्लियर के बारे में जाना था। देखिए वहीं से रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। हमारे पास न्यूक्लियर होता क्या है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है, किसकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। देखिए बाहर जो रास्ता होता है, पाथ इसे हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं? बाहरी शेल्स के अंदर। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब देखिए हमारे पास ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है, अगर ये 82 के इक्वल या इससे ग्रेटर हो जाती है, इक्वल या ग्रेटर, तो ऐसा जो न्यूक्लियर है ना वो अनस्टेबल होता है। ऐसा न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है। अब देखिए अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या काम करता है? ये ऑटोमेटिकली रेडिएशंस को इमिट करता है। इसका काम क्या होता है अनस्टेबल का? बगैर कुछ किए ये रेडिएशंस को क्या करता है? इमिट करता है। इसके अलावा जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास 82 से कम होता है, 82 से कम हो जाए तो उसको हम आर्टिफिशियली करते हैं। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या है और इसमें हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनका क्या रोल्स है और जो जो इमिट्स करता है रेडिएशंस वो कैसी होती हैं। इनकी 3 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक का नाम हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनको हम हीलियम्स के न्यूक्लियर कहते हैं। दूसरे हमारे पास बीटा पार्टिकल हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं। थर्ड हमारे पास गैमा रेज हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं कि इलेक्ट्रो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है, क्या रोल है इसके अंदर। देखिए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या करते हैं? कन्वर्ट होते हैं इनटू स्टेबल न्यूक्लियर with the emission of radiation, emit करके किसको? रेडिएशंस को। ये हमारे पास क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है ये। और देखिए सबसे पहली चीज़ अनस्टेबल न्यूक्लियर, हमारे पास जो चीज़ पहले मौजूद होती है उसको हम पेरेंट कहते हैं। जो अनस्टेबल है वो हमारे पास क्या है? पेरेंट न्यूक्लियर। और देखिए अनस्टेबल टूट के किसकी तरफ आएगा? स्टेबिलिटी की तरफ। और जो स्टेबिलिटी के रिजल्ट के नतीजे में बनेगा वो हमारे पास क्या होता है? डॉटर न्यूक्लियस होता है। ये बेसिक बातें हैं जो हम इस पॉइंट्स के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब अल्फा पार्टिकल्स का क्या रोल होगा, बीटा पार्टिकल्स का क्या रोल होगा और गैमा का क्या रोल होगा। अल्फा पार्टिकल को क्या कहा? हीलियम के ये न्यूक्लियर हैं। अब देखिए इनकी डिटेल्स हम देखती हैं कि जब ये इमिट्स करते हैं इस दौरान रिएक्शंस में क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा डिके देखते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियर अल्फा डिके करता है, मतलब कि जब ये रेडिएशंस इमिट करता है उस दौरान कौन से पार्टिकल खारिज होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। तो देखते हैं इसकी जनरल इक्वेशंस क्या है। देखिए हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, ठीक है, या इसका एटॉमिक नंबर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? एस नंबर। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे पास कौन सा है? पेरेंट। अब देखिए इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट में एक वाई बनता है और इसमें मैस नंबर 4 टाइम्स कम हो जाता है और प्रोटॉन नंबर्स कितने कम हो जाते हैं? 2। रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? एक अल्फा पार्टिकल मिलता है। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियर। और साथ क्या खारिज होती है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए ऐसा काम किसके अंदर होता है? ऐसा काम हमारे पास एक पार्टिकल्स है जिसका नाम है रेडियम। देखिए इसका मैस नंबर कितना होता है? 226। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 88। अब क्या काम करता है? ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। अब देखिए क्या करेगा? इसके प्रोडक्ट में हमारे पास रेडॉन बनता है और मैस नंबर कितना कम हुआ? 4। अब देखो ये बन जाएगा 224 और यहाँ 222 और ये आपके पास 86। साथ में क्या खारिज हुआ?
alpha particles. This is the helium nuclei and the sufficient amount of energy. अब देखिए हमारे पास इस डिके का क्या नाम था, अल्फा। अब देखिए कैसे आपने देखना है रिएक्शन आपका बैलेंस है। देखिए हमारे पास यहां पर A-4 है, ये कितना है 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना A-4 एंड +4 इन दोनों को, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। Z-2 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Z आएगा। अब हीलियम के अंदर क्या है, हमारे पास 2 प्रोटॉन है और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, डिफरेंस होती है। अब देखिए हमारे पास ये पहला डिके कौन सा था, अल्फा डिके। अब हम देखते हैं बीटा डिके का क्या रोल है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा डिके, कि जब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में बीटा पार्टिकल इमिट्स होते हैं, बीटा डिके। अब देखिए बीटा डिके के अंदर क्या होता है, बीटा डिके के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो पेरेंट न्यूक्लियाई सेम रिएक्शंस, जरा तवज्जो से, जो हमारे पास प्रोडक्ट में वह बनेगा। बीटा पार्टिकल हैं क्या, बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ही निग्लिजिबल होता है, तो इसके मैस में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इंक्रीज हो जाता है और साथ हमारे पास एक बीटा पार्टिकल खारिज होता है। अब देखो प्रोटॉन नंबर एक कैसे इंक्रीज होता है, Z+1 कैसे बनता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पे जो एक न्यूट्रॉन है ना, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ही ये चेंजिंग आती है, तो उस दौरान जो रिलीज होता है वो बीटा पार्टिकल होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द बीटा पार्टिकल। ये हम आपके पास बीटा पार्टिकल है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन। हमारे पास कार्बन का आइसोटोप्स है 14,6। देखिए रेडियो एक्टिव है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये क्या काम करता है, रिजल्ट में हमें क्या देता है, नो चेंज 14, एक इंक्रीज 7। तो ये किस में होता है, नाइट्रोजन के अंदर। साथ क्या मिला हमें, एक इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं, तो ये बीटा पार्टिकल क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, गैमा रेज। गैमा रेज, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और नो मैस। अब ये क्या काम करती है, बेसिकली एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए जिसके अंदर ये होगा हमारे पास AZ, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इनटू Y, नो चेंजिंग। लेकिन यहाँ पर एक स्टार होता है, ये अनस्टेबिलिटी होती है, नो चेंजिंग। और साथ क्या हुई, गैमा रेज प्लस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा, ये हम आगे न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ हम डिटेल्स में इसको देखेंगे। अब किसके अंदर होता है, हमारे पास एक एलिमेंट है कोबाल्ट 60, ये अनस्टेबिलिटी है। देखिए जिससे भी स्टार बना होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, कोबाल्ट 60 और 27 में, प्लस क्या रेज हुई, गैमा रेज 00, नो चार्ज प्लस एनर्जी। ये हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी तफाने के लिए कितनी किस्म के रिएक्शन करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब देखते हैं इन रेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या रोल्स होता है इनका। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज में पॉइंट आ रहा है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट किसे कहते हैं, एबिलिटी टू पास, किसी भी मीडियम में उस रेस की